अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में सारी राजनीतिक लड़ाई इस गुंबद के लिए ही होती है। इस गुंबद के नीचे आने के लिए सारे राजनीतिक दल हर तरीके के पैंतरे आजमाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों घमासान है। ब्राह्मण मुसलमान को लेकर तरह तरह के राजनीतिक दल दांव चल रहे हैं। हम इस विषय पर आज गंभीर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से लगातार मैं आपके लिए जन जागरण के मुद्दे उठाता हूं, चाहे वो कोरोना के मसला रहा हो, चाहे वो गरीबी का मामला रहा हो, चाहे वो बाढ़ की आफत आई हो आप पर, या इस वक्त गांव गली शहरों तक फैला हुआ बुखार, या आम आदमी जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके लिए हम लोग लगातार मिलकर आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपके हक और हुकूक की हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज मैंने ये डिबेट इसलिए आयोजित की है क्योंकि मेरी चिंता कुछ और है। मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके मुद्दे भटक रहे हैं। कोरोना के दौरान आपने जो आप विपत्तियां झेली हैं, वो राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा क्यों नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। जो बदहाली, जो बेरोजगारी, जो तड़प, जो अपनों को गंवाने की टीस और जो लाचारी आपने झेली है, वो मुद्दा क्यों नहीं है। जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो मुद्दा क्यों नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था मुद्दा क्यों नहीं है। खराब सड़कें मुद्दा क्यों नहीं है। अच्छे अस्पताल क्यों नहीं बने, मुद्दा क्यों नहीं है। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये मुद्दा क्यों नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति लौटकर फिर जाति धर्म की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? मेरी चिंता है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश के घमासान में आज मुझे ब्राह्मण और मुसलमान मिले और राजनीतिक दल बड़े जोर शोर से छाती ठोक के ऐलान करते हैं। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी जनता जो भुगत रही है, जो सालों से, बरसों से, दशकों से इस समस्या से पीड़ित हैं, जिनकी पीढ़ियां का पीढ़ियां खत्म हो गई इस बदहाली को झेलते हुए, आखिर उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक दल इस मसले को, जो आपके लिए इमोशनल भावुक कर देने वाले मुद्दे हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको वोट लेते हैं। आपकी आंखें कब खुलेंगी? कब सोचेंगे आप? कब आप 5 किलो मुफ्त अनाज से बाहर आएंगे और कब आप इनके झांसों से बाहर आएंगे जहां ब्राह्मण, मुसलमान, ओबीसी और दलित के नाम पर वोट लिया जाता है? क्या आप इनके इशारे पर चलने वाले लोग हैं कि नेता जैसे चाहेंगे आपको वैसे चलाएंगे? नेता जिस डगर आपको हाँक देंगे कि आप उधर चलने लगेंगे? तय आपको करना है। हम पिछले कई वर्षों से आपकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब जब निर्णय का वक्त आया है तो मैं देख रहा हूं कि ये राजनीतिक दल क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। महज आपका वोट पाने के लिए पूरे वातावरण को गुमराह किया जा रहा है। कोर मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए हर संभव हर दल कोशिश कर रहा है। तब ये सब कहाँ थे जब आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके शहर, आपके प्रदेश और आपके देश के लोग सांसों के लिए तड़प तड़प कर इसी उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रहे थे? आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं है? कोरोना की तबाही आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता बहनों भाइयों। सत्ता पक्ष तो देखना नहीं चाहता और विपक्ष इसकी बात नहीं करना चाहता। क्या ब्राह्मण, मुसलमान, दलित और ओबीसी से बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा हो गया है कोरोना से? क्या कोरोना किसी जाति विशेष को ढूंढकर उस वक्त परेशान कर रहा था? क्या गरीबी जाति देखकर आती है? क्या अस्पताल में इलाज जाति देखकर होता है? ये आपको आपके गौरव का प्रतीक बताकर आपसे सिर्फ आपका वोट लेने का काम करना चाहते हैं। और मैं आपको फिर चेतावनी देना चाहता हूं, कड़े शब्दों में आपको फिर यह बात बताना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या हैं, यह आपने बेहतर पता होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दलों के पास आपको भावुक करके, आपके सेंटिमेंट्स को जागृत करके आपका वोट लेने के अलावा आपके मुद्दों को लेकर, और यह बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू है, किसी एक दल पर लागू नहीं है, सब इस करतब के माहिर हैं। तो क्या आप इस करतब के बंदर हैं? आप क्या हैं? तय आपको करना है। आप एक जागृत समाज हैं या फिर इन राजनीतिक दलों की हाथ की कठपुतली कि कोई ब्राह्मण के नाम पर वोट देगा, कोई मुसलमान के नाम पर वोट देगा,
कोई ओबीसी के नाम पर वोट देगा, कोई दलित के नाम पर वोट देगा। जो लोग कमिटेड वोट बैंक की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूं उन्होंने कमिटेड ऑक्सीजन बैंक क्यों नहीं बनाया, उन्होंने कमिटेड हॉस्पिटल बैंक क्यों नहीं बनाए, उन्होंने कमिटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाए, उन्होंने कमिटेड एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिया, रोजगार क्यों नहीं दिया। मुद्दा हमारे समक्ष क्या होना चाहिए बहनों भाइयों, ये आपने ध्यान रखने की जरूरत है। जागना आपको है, जगाते हम आपको कई साल से आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं उनको आते हुए जो ये बताने आए हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप ओबीसी हैं, आप मोस्ट ओबीसी हैं, आप निषाद हैं, आप राजभर हैं, आप दलित हैं, आप मुसलमान हैं। जी नहीं, हम इंसान हैं और हमें एक बेहतर जिंदगी जीने का हक है। हिंदू को भी, मुसलमान को भी, ब्राह्मण को भी, मुसलमान को भी, दलित को भी, ओबीसी को भी। ऑक्सीजन सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार सबको चाहिए, एक अच्छा जीवन सबको चाहिए। क्या आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसलिए राजनीतिक दलों की झांसेबाजी में नहीं आना है आपको। मेरा आज कोई सवाल नहीं है, आई हैव नो क्वेश्चन, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं बहनों भाइयों, अपने प्रदेश के 24 करोड़ सुधी जनता पर छोड़ता हूं। सवाल आपने करना है, आज मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं तो इनके कर्तव्य बताने वाला हूं कि ये कर क्या रहे हैं और क्या आपको यही चाहिए, और अगर यही चाहिए तो हम फिर आपके लिए क्यों लड़ रहे हैं? आपके हक और हुकूक की लड़ाई हम क्यों लड़ें जब आपको यही पसंद है? तो अगर नहीं पसंद है तो आज आपने सवाल पूछना है, मेरे पास आज कोई सवाल नहीं है। कुछ बयान सुने आप। यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है, इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। तब हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 है, 100 से बढ़ेंगी भी हो सकता है। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। 160-170 सीटों पर हमारा बाहुल्यता है, उसमें हमारे वर्क कर रहे हैं। 403 पर हमारे समर्थक हैं। 70 सीटें तो मेरे वर्क कंगारू बैठे हुए हैं, और इसमें कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं उस पर एक पर चर्चा हो रही। मायावती जी दलितों की प्रेमी नहीं है, दौलत की प्रेमी है, और जिन्होंने रुपए की माला पहनी हो, जो महलों में रहती हो और महलों में रह के दलित की बात करना, वो दलित नहीं दौलत की बेटी हैं, और ब्राह्मणों का आज उन्होंने फिर अपमान किया। तो आज की परिचर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपके समक्ष इन सब के कर्तव्य बता दिए। उत्तर प्रदेश में मायावती ने आज ब्राह्मण सम्मेलन किया, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान सम्मेलन करते घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, ओबीसी सम्मेलन कर रही है, कहीं दलित सम्मेलन हो रहे, बीजेपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करती है। प्रबुद्ध मतलब इनका हिंदी में तात्पर्य ब्राह्मण सम्मेलन से है। तो आज हम इस विषय पर गंभीर पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में अमित पुरी बीजेपी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, असीम वकार नेशनल स्पोक्स पर्सन है एएमआईएम के, धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और असीम वकार के बाद मेरे साथ वारिस पठान भी जुड़ेंगे। असीम वकार 30 मिनट और अगला 30 मिनट वारिस पठान होंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अमित पुरी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मायावती जी का आज आपने कार्यक्रम देखा, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था, और प्रबुद्ध सम्मेलनों के बाद लखनऊ में उसके पहले फेज का समापन में आज काफ़ी संख्या में भीड़ आई। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और मैंने देखा कि इनकी देखा देखी आप भी नकल करते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि और किसान महापंचायत तो हुई ही, तो ये सब देखकर आप विचलित नहीं हैं?
मुझे आपकी बात से मानस की एक पंक्ति याद आ गई, रावण रथी विरथी रघुवीरा देख भय विभीषण अधीरा। लेकिन इससे हम अधीर नहीं हैं। नंबर एक, हम निरंतर तरीके से संवाद के कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों में करते रहते हैं और हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन भी उसी दिशा में था। ये पिछली डिबेट में आपसे चर्चा हो गई। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह करके आपके प्रश्न के लिए अपने को छोड़ दूंगा। भले ही उसकी जुबां पर मेरी नाकामी के चर्चे हों बेशुमार, आवाम की निगाहों में मैं कहीं कमतर नहीं, क्योंकि मैंने न हिंदू न मुसलमान, मैंने आवाम के लिए वैक्सीन का डोज का कार्यक्रम किया। एक सेकंड, एक एक्सपर्ट हैं हिंदू मुसलमान के, आप पीएचडी होल्डर हैं, हमने किया ही नहीं, होल्डर हैं, और आप ऐसा कह रहे हैं। ये आपकी विजडम पे मैं छोड़ता हूं। और आज आपने 24 करोड़ सुधी उत्तर प्रदेश की जनता पे आप मायावती के यहाँ भीड़ देखकर आज कुछ बौखलाए हुए हम हैं, कतई नहीं। इसीलिए आप प्रबुद्ध सम्मेलन, बीजेपी और प्रबुद्ध सम्मेलन हमेशा से करती आप रही। यहाँ ब्राह्मणों की ये तो घनघोर हमने आश्चर्य। जाति के आधार पे नहीं किया, हमने प्रोफेशनल्स का सम्मेलन जो किया। पार्टी मंत्री बनाने के बाद होर्डिंग लगाती हो कि कितने ओबीसी समाज से मंत्री बनाया, वो पार्टी कह रही है कि हम जाति वाला काम नहीं करते। बीजेपी की होर्डिंग नहीं थी, वो समाज के किसी जहां फंस जाते हो वहां आप कह देते हो इनसे हमसे मतलब नहीं। आप पेन करके दिखा दीजिए अपनी आर्काइव से निकाल करके होर्डिंग। मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर जब आपके ओबीसी समाज के मंत्री आए थे, हमारे पास तस्वीर है। मैं आपको उसके लिए लज्जित नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं कि अगर है तो छाती ठोक कर कहो ना। नहीं, आइए मुद्दों पे आइए, मुद्दों की बात की जाए। आप मैं देखा हूं कि जब से मायावती जी का कार्यक्रम शुरू हुआ है प्रबुद्ध सम्मेलन, दैट इज ब्राह्मण सम्मेलन, तब से आपके चेहरे की हवाइयां, आप मुझे सवाल भी नहीं करने दे रहे हो। आप में इतना सब्र नहीं बचा है कि आप मेरा सवाल सुन सकें। हाँ, सवाल करें। तो जब से मायावती जी की आपने भीड़ आज देखी, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा बदली हुई और मायावती जी को भला बुरा कह रहे हैं। वो तो हमेशा आपके लिए अच्छे और बढ़िया शब्द बोलती हैं, आज क्यों बौखला गए हैं आप लोग? मेरे एक शब्द में अपशब्द निकाल दीजिएगा सर, हाथ मैं आपका नहीं, मैं आपके प्रवक्ता समीर सिंह की बात। एक बात, आयुष्मान भारत की योजना कौन सी हिंदू मुसलमान की योजना थी? गरीबों को खाद्यान्न बांटने की योजना कौन सी हिंदू मुसलमान? ये प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रहे हो, मुझे केवल इतना बताओ। इसलिए कि समाज के उस वर्ग को, किस वर्ग को? जो ज्ञानी है, कौन ज्ञानी है? जिसके पास अनुभव है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, हम उनके साथ अगर संवाद कर रहे हैं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? ये वही समाज है जिसको लतियाया, जुतियाया, पिटवाया, जेल डलवाया, और ये वही समाज है। और सुन लीजिए, छाती पे गोली डल, अभी दीपक वाजपेयी आए हैं तय जवाब देने। दीपक वाजपेयी कहेंगे, एक सवाल हमारा भी दीपक वाजपेयी ले लेंगे आपके माध्यम से जी। मैं एक ही आप बात अपनी बात कंप्लीट करें, मैं एक ही बात कह रहा हूं। मैं आपके परम मित्र आईपी सिंह के पास हाँ बिल्कुल चले। ये जब हाथी आगे बढ़ा था और ब्राह्मण ने शंख बजाया था तो केवल एक परिवार को छोड़ करके कोई परिवार आगे नहीं बढ़ा था। और दीपक जी से बड़ा विनम्र निवेदन है, जब ज्ञान दे हम लोगों को तो ये बता दे कि दिल्ली की सरकार ने इन 3 काले कानूनों को नवंबर 2020 में नोटिफाई किया कि नहीं किया। दीपक के बीच की बात है। मैं अब आपके परम मित्र आईपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, शुक्रिया आपका। मैंने आज तमाम सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़े हैं। आप लोगों के लिए कोर इशू महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? मैं देख रहा हूं कि जिस पार्टी को देखो, कोई पंडित सम्मेलन, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन, कोई ओबीसी सम्मेलन, कोई एमओबीसी सम्मेलन, कोई मुस्लिम सम्मेलन कर रहा है। ये ना करके ऑक्सीजन सम्मेलन करते, अस्पताल सम्मेलन करिए, रोजगार सम्मेलन करिए। देखिए ब्रजेश जी, कोरोना से 50 लाख से ज़्यादा अकेले मौतें उत्तर प्रदेश में हुई और ऑक्सीजन तक नहीं ये सरकार उपलब्ध करा पाई थी। और आज भारत समाचार को जो अपना विषय बदलना पड़ा, भारत समाचार ने सुबह तय किया था, आपने तय किया था कि उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से पूर्वांचल, विशेष तौर से गोरखपुर जो संसदीय क्षेत्र है, वो तमाम इलाके बाढ़ से डूबे हुए, हाहाकार मचा हुआ, ये आपका विषय था। दूसरा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों से खचाखच भरी हुई है। अब तक हजारों बच्चों की और लोगों की डेंगू और बुखार से मौत हो चुकी है। यह विषय था आज का। लेकिन बहुत अच्छा है बहन मायावती जी
नहीं, मेरी चिंता यह है कि आप लोग, मैं इस प्रियंका विषय पर वाड्रा जी- चर्चा करता हूं, लेकिन आप लोग उसे मुद्दा, आपके लिए वो मुद्दा क्यों नहीं है? नहीं, मुद्दा हमारे लिए है। हम तो लगातार बाढ़ में हमारे लाखों कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। जो पीड़ित हैं उनको हम हर तरह से कोरोना के समय भी मदद पहुंचाते रहे। आज भी हमारे हजारों कार्यकर्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश में घर-घर अस्पताल जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और सरकार और उसके मुखिया हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार में अभी से लग गए हैं। तो समाजवादी पार्टी पिछड़ने वाली नहीं है। लेकिन एक बात, मैं ब्रजेश जी, मेरी बात अधूरी रह गई। ये जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली से चलती है, चाहे बहन मायावती जी, आज बहुत अच्छा है कि लखनऊ वो पधारी, उत्तर प्रदेश की भूमि पर उनका स्वागत है। नहीं, लंबे समय से लखनऊ में है वो, बचाना आप ऐसा है। नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से वो आ रही है। कोरोना काल के पहले से ही आ गई थी समाजवादी लखनऊ। इकलौती पार्टी है जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, जिसके नेता उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिसके विधायक thank you। सांसद उत्तर प्रदेश के मैं धर्मवीर जनपदों चौधरी में को रहते आमंत्रित हैं करता और हूं, बहुजन जनता समाज से पार्टी जुड़े के रहते प्रवक्ता। हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट और राउंड में, थैंक यू, ये थैंक यू। लोग आए हैं, इन्हें जवाब देना हाँ, मैं होगा। सवाल पूछूंगा, आप तसल्ली रखें। मैं धर्मवीर चौधरी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब मैं डिबेट प्रारंभ करने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी तो वही पुरानी आरोप लगाने लगे, दौलत की बेटी महलों में रहती है। एक तो इस तरह के आरोप लगाए। दूसरा, ये आपका कार्यक्रम देखकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी रणनीति बदली है? वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, और आज आपके कार्यक्रम के बाद आप पर हमले तेज क्यों हो गए? ब्रजेश जी, इस देश में बहन जी की जो रणनीति है राजनीतिज्ञों में, उसको ये बीजेपी वाले पकड़ नहीं पाएंगे। ये हमारी नकल करके प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करेंगे तो इनसे ये जरूर पूछा जाएगा कि खुशी दुबे की क्या गलती है। ये जो 500 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में गोली से ये बाबा की सरकार करवा चुकी है, इन 500 ब्राह्मणों का क्या कसूर था, ये जरूर पूछा जाएगा इनसे। और ये भी तो पूछिए कि लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी। ये जो कोरोना काल में जो मजदूरों को बस नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, पैरों में छाले पड़ गए, खून निकल गया, इसका जवाब मांगा जाएगा। पर आज तो नहीं पूछा बहन जी ने। नहीं बहन जी, देखिए क्यों नहीं पूछा? आज पूछना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी पीड़ा है ये। नहीं मैं बता रहा हूं ब्रजेश जी। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी 5 विधायक हर एक सेकंड, नो मुद्दे पर- आईपी सिंह जी, नो सिर्फ धर्मवीर चौधरी बोलेंगे। आईपी सिंह जी, नो, डिबेट का ये डिसिप्लिन नहीं है। मुझे आपकी मजबूरन आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप कृपया बीच में ना बोलें। पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता, और आपको ये बात बेहतर पता है, उसके बावजूद आप डिबेट इंटरप्ट कर रहे हैं। कृपया डिसिप्लिन मेंटेन करें। यस धर्मवीर जी, कचरे ज्ञान के प्रवक्ताओं को डिबेट में ब्रजेश जी ना बिठाया करें। नहीं, क्योंकि वो मैं किसे बुलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। वो आप उसके लिए मत जो सोचिए। समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी लगा रखी है, नहीं, आईपी सिंह जी ये गलत कर रहे हैं आप। मुझे कह रहे थे सिर्फ धर्मवीर चौधरी आदरणीय बोल। बहन जी जो है आज लखनऊ पहुंची हैं, जबकि वो पिछले लगभग 1 वर्ष से लखनऊ में रह रही हैं। तो ये अधकचरा ज्ञान टीवी की डिबेट में जो परोस रहे हैं तथाकथित समाजवादी के आपको नेता, ब्राह्मणों की याद क्यों आई, मैं ये जानना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, अगर किसी जाति, धर्म, समाज, वर्ग किसी पर भी अत्याचार होगा, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता हमेशा आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। और आज कोई ब्राह्मण समाज, हम पहली बार सम्मेलन नहीं कर रहे हैं लखनऊ में। 2007 से पहले भी आपने देखा होगा, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हमने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे और एक नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। पर आप मुझे बताइए कि बीजेपी क्या कम ब्राह्मणों के लिए कर रही है? विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, कई मंत्री ब्राह्मण, और क्या कर दे बीजेपी आप लोग के लिए? नहीं 500 हत्याएं कैसे हो गई, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। खुशी दुबे जेल के अंदर तन्हाइयों में क्यों बंद है, उसका जवाब दे दीजिए। आज एक ही जाति का तांडव इस प्रदेश में चल रहा है, सिपाही से लेकर के और ऊपर तक। मैक्सिमम 90% पोस्टिंगों पर कब्जा है, उसका जवाब दे दीजिए। एक बिरादरी का नाम लेना पड़ेगा। मैं भाई बताता रहा हूं आपको, नहीं, नाम लेना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का। और कौन सी बिरादरी है वो मैं नहीं जानता। अरे ठाकुर राजपूत, ओके, एक ही बिरादरी का।
ये ब्राह्मणों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। उनके हित, मैं आऊंगा, पुरी जी उनके आऊंगा। हित इनके यहाँ सुरक्षित नहीं है जी। उनके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है, उनका मान सम्मान तरक्की सुरक्षित नहीं है। ये ब्राह्मणों के वोटों को इन्होंने लेने का काम जरूर किया और ब्राह्मणों को अपने थैंक यू। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं अंशु। लेकिन उनका थैंक यू धर्मवीर जी, जो है बीजेपी नहीं कर सकती। धर्मवीर जी थैंक यू। मैं इस कार्यक्रम में अंशु अवस्थी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशु, मुझे ऐसा लगता है और मैंने डिबेट के प्रारंभ में भी ये बात कही कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? ब्रजेश जी, देखिए, शुरू से प्रियंका गांधी जी इस बात को कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी के वो लाखों कार्यकर्ता कह रहे हैं जो कोरोना के समय लोगों की मदद कर रहे थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल मुद्दों को भटका रहे थे। बाढ़ प्रभावित लाखों लोगों की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कविता पाठ कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। अरे आप अपने क्षेत्र को नहीं देख पाए, 4.5 साल हो गए। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, लाखों लोग प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने नाव से भ्रमण किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी कविता पाठ करते हैं। तो प्रबुद्ध को लेकर हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 26 राज्यसभा भेजे, 34 MLC बनाए, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के जो उनके ब्राह्मण नेता थे, अगर अमित पुरी जी भूल रहे हो तो मैं नाम भी बता दूंगा, जब उनका वो भला नहीं कर पाए तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का भला मजाक करेंगे? क्यों भद्दा मजाक कर रहे हो आप सम्मेलन के नाम पर? ब्राह्मण समाज कोई भीड़ नहीं है कि आप सम्मेलन करके भीड़ में जुटा लेंगे। अब मेरे साथ प्रबुद्ध वर्ग है और वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा वकार और अरुण राजभर भी मेरे साथ जुड़े हैं। आज इनसे मुझे कई सवाल करने, लेकिन उसके पहले मैं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक बाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करता हूं। दीपक जी, मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मणों की राजनीति फिर से एक बार ऊपर सतह पे आ गई है और आज मैंने देखा कि कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई दलित और ओबीसी की बात कर रहा है। हम लोग क्या कारण है कि ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, जॉब्स, लोगों के काम धंधे, लोगों को अच्छी जीवन मिले, उसके लिए काम न करके ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? देखिए ब्रजेश जी, हम लोग तो लगातार इन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे वंशराज दुबे जी हमारी पार्टी के लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर लगे हुए हैं, कोरोना का मुद्दा, उसका घपला घोटाला हमने उठाया जल विभाग में। लेकिन जो यहाँ पर आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में शुरुआत ही जातिवाद से हुई थी। ब्राह्मणों के मुद्दे पर सबसे पहले जातिवादी बातें लेकर तो आप ही लोग आए थे। अब आप बड़े होली काऊ बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो कि आपने नहीं किया। आपसे ज्यादा जातिवादी कोई नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि इसकी शुरुआत हम लोग जातिवाद की परिभाषा से कर लें। जातिवाद क्या होता है? आपका ही शो था, आप एंकर थे, हमारे भाई अरुण राजभर जी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इनके पिताजी के लिए कहा था धोबी का कुत्ता। ये जाति के बारे में इनकी सोच है। आज इन्होंने आपके शो पर कहा, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो एक समाज की जागीर है। इन्होंने कहा वो समाज जो ज्ञानी है, बाकी मूर्ख है। ज्ञान पे किसी का ठेका है एक समाज का? ये इनकी मानसिकता है। ये जन्म से श्रेष्ठता पे विश्वास करते हैं, इसको कहते हैं जातिवाद, और यही इनको उखाड़ के बाहर फेंकेगा। इन्होंने, चूंकि इनके मुख्यमंत्री जाति विद्वेष रखते हैं समाज के साथ, कौन सा जाति विद्वेष रखते हैं? ब्राह्मणों की हत्याएं की गई, कहां ब्राह्मणों की हत्या? किस ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ? कैसे आरोप लगा रहे? आपके पास कोई तथ्य नहीं, अगर है तो दीजिए। प्रभात मिश्रा, तो दीजिए। 12वीं का क्लास का स्टूडेंट, उसको खींच के ढोर की तरह उसकी हत्या कर दी गई। खुशी दुबे 2 दिन की विवाहिता, उसको इन्होंने 1 साल से जेल में रखा हुआ है और उसको जमानत नहीं होने दे रहे हैं, झूठी रिपोर्ट लगा के। इस तरह विद्वेषपूर्ण राजनीति के जरिए एक संस्थागत तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार करने वाली पार्टी आज ब्राह्मणों के पक्ष में खड़ी है। इनको जाति राजनीति करने दीजिए। इन्होंने कोरोना में जो भ्रष्टाचार फैलाया, जिस तरह लोग एक एक जरा सी ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए, खुद इनके कैबिनेट मिनिस्टर इसकी भेंट चढ़ गए। आपने जो भ्रष्टाचार जल विभाग में देखा, जिसका हमने भंडाफोड़ किया, जिस तरह यहाँ का युवा बेरोजगारी झेल रहा है, जो यहाँ के स्कूलों अस्पतालों की हालत है, चुनाव उस पर होगा। ये जाति व्यवस्था और ब्राह्मण सम्मेलन और क्षत्रिय सम्मेलन से यहाँ की राजनीति, ये भी तो हो सकता है कि ब्राह्मणों की राजनीति में आप पिछड़ गए हो, तो आप चूंकि पिछड़ गए हैं तो आपको लगता है कि आप किसी और मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इतना मूर्ख समझती है कि कोरोना की व्यवस्था में जिस तरह आपने हजारों लाशें गंगा के तट पे देखी,
उसके बाद उसको लगता है कि लोग वो भूल जाएंगे और हिंदू मुसलमान और ब्राह्मण क्षत्रिय पे वोट करेंगे। जिस तरह इन्होंने शमशानों में दलाली खाकर और यहां पर भ्रष्टाचार फैलाया, उसको भूल कर लोग हिंदू मुसलमान पे वोट करेंगे। इनको लगता है कि जिस तरह बेरोजगारों की हमने फौज उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी, उसके बाद भी लोग धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर वोट करेंगे। जी, भारतीय जनता दीपक पार्टी वाजपेयी, शुक्रिया आपका। मैं दो महत्वपूर्ण नेता मतदाता मूर्ख मेरे साथ मौजूद हैं, अरुण राजभर और असीम वकार। असीम वकार के लिए मेरे पास आज कुछ विशेष सवाल हैं। सबसे पहले मैं अरुण राजभर का रुख करता हूं। इन दोनों को लग रहा है मेरे इंटेंशन पता होगा, इसलिए दोनों बड़े चौकन्ने बैठे हुए हैं। अरुण राजभर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आपने असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। मुझे अजीब लगा, अजीब इसलिए लगा क्योंकि वो संयुक्त भागीदारी मोर्चा का हिस्सा थे। आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आपके मोर्चे से बिना इजाज़त लिए लखनऊ में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मैं देख रहा हूँ जिलों का दौरा कर रहे हैं। और आज तो हद तब हो गई जब उन्होंने खुद से 100 सीटें अपने को ले ली। क्या मोर्चे ने उन्हें 100 सीटें दी हैं लड़ने के लिए? देखिए, जिस तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल काम कर रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक हैं। उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है सभी पार्टियों के जो घटक दल हैं कि आप लोग अपना अलग अलग संगठन मजबूत करो, अपना अलग अलग कार्यक्रम चलाओ। हमारा भी अलग कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग 5-6 दिन पहले लखनऊ में ही माननीय ओवैसी जी के साथ मुलाकात हुई थी एक होटल में, और सारी चीजें रणनीति बनी थी कि वो 7 से लेकर 8 तक 9 तक यहाँ रहेंगे। क्या आपने उनको 100 सीटें दी हैं लड़ने के लिए, हाँ या ना? करके रणनीति बनाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या 100 सीटें दी हैं उन्होंने लड़ने के लिए? आप देखिए, हमारे सुनिए, किस अधिकार से ओवैसी ने 100 सीटें अपने को दे दी? या तो आपने दी हैं तो बताइए। सुनिए सर, सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर माननीय ओवैसी जी अगर 150 सीट लड़ने की क्षमता रखते हैं, अगर वो वहां जीतने की स्थिति में होते हैं तो उनको 150 सीट देंगे। लेकिन 403 सीटों पर मजबूती से भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार कैसे बनेगी कि गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे उपलब्ध कराएंगे? अभी तो आपका सौदा ही नहीं पटा, ना सपा के साथ, ना बसपा के साथ, कैसे दिलाएंगे, ना कांग्रेस के साथ। जब आपका ही सौदा नहीं पटा तो मुझे अचरज इस बात का है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए 100 सीटें कैसे ऐलान कर लिए। या तो वो आपका हिस्सा नहीं है, या तो वो आपसे अलग हो गए हैं, और या तो अब आपका मोर्चा बिखर चुका है। देखिए, दो में से एक बात तो है। एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अभी समझने में बहुत लोगों को समय लगेगा। 27 अक्टूबर तक सबको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भागीदारी संकल्प मोर्चा कहां जा रहा है और सरकार किधर बन रही है। आप मुझे बताओ कि आप पार्टी को हराने के लिए क्या सुहेल देव राजभर समाज पार्टी गाजी सलार वालों के साथ है, उसकी कब्र पर चादर चढ़ाने वालों के साथ है, या उनके खिलाफ वालों के साथ है? देखिए, यहाँ गाजी सलार और किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं हो रही। क्यों नहीं मुद्दे पे बात हो रही कि बाबा जब आप सांप्रदायिक बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई, उससे हमें कुछ मिलना है नहीं। क्यों नहीं मिलना है? उससे तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम लड़े आपस में हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान से लड़ने से हमें शिक्षा मिल नहीं सकती, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मोर्चा को, से हमें निजात मिल नहीं सकती, आपकी पार्टी को बेरोजगारी से हमें निजात मिल नहीं सकती, असदुद्दीन ओवैसी तो क्यों लड़ेंगे? अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अरुण, एक सवाल है मेरा। अरुण, अम्बेडकर साहब के जो ओके, ठीक है, सवाल तो लो। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों को धकिया कर, आप लोगों का हाथ छुड़ा कर आपसे उन्होंने अपना अलग ऐलान कर दिया अकेले लड़ने का, ऐसा मुझे लगता है। ओके, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। भाई असीम वकार मुझे जुड़ चुके हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। तो आज तो आपकी पार्टी के लिए बड़ा दिन है कि आपने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि भागीदारी मोर्चा की तरफ से कोई सहमति नहीं प्राप्त हुई। अचानक से ये बदले हुए प्लान का कारण मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, कोई बदला हुआ प्लान नहीं है सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब कई बार आप लोगों से कह चुके हैं मीडिया से कि हमारी तैयारी 100 सीट पर है, और मैं समझता हूं कि किस हक से आप 100 सीट मांग रहे हैं? मैं आपका हक जानना चाहता हूं। हक क्या है आपका 100 सीटों का? नहीं सर, हक तो हमारा 100 से ज्यादा सीट पर है। वकार साहब, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आप? अगर जरूरत कौन आपकी, इसके पहले आपने देखा होगा कि आज सब सीटों पे जमानत जब्त हुई है, अब आप 100 सीटें मांग रहे हो या ज्यादा मांग रहे हो? बुरा मत मानिएगा मेरी बात का।
सर, जो लोग 20 सीट और 25 सीट जीतने के लिए मोहताज थे वो सरकारें बना रहे हैं। जो 84 तक 2 सीट जीत कर आते थे वो भारत में 2-2 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो क्या साहब हम नहीं कह सकते हमारा हक नहीं है कि सरकार बनाने का? हम सरकार नहीं बना सकते। आज मैंने देखा कि अतीक अहमद के परिवार को आप लोगों ने ज्वाइन कराया, उसको लेकर तमाम विवाद है। कोई विवाद नहीं सर। असद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका भी मुझे आईडी दिख रही थी। उन्होंने खुद ही ये कहा कि ये सवाल उठ सकता है और उन्होंने बीजेपी के जो लोग थे, सरकार के जो विधायक थे जो आपराधिक मुकदमों में फंसे हुए हैं, उनका उन्होंने परसेंटेज भी बताई। जो कत्ल के मुकदमों में फंसे उनकी परसेंटेज भी बताई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन पर बलात्कार के मुकदमे भी चल रहे हैं। तो हम तो शुक्रगुजार हैं कि आरोप हमने क्यों जिनको लग रहे ज्वाइन हैं कि कराया आप है, वही उन पर- कर रहे हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है? आप उनके लिए पिच तैयार कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा है कि आरोप इसलिए लग रहे हैं कि आप लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आपको टक्कर देने के लिए या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई नई पार्टी वजूद में आए। ओके। आप ये पसंद ही नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि कोई नई पार्टी भी उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़े। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है साहब। आप हमें बीजेपी का एजेंट बता सकते हैं, आप हमें सीआईए का एजेंट बता सकते हैं, आप हमें केजीबी और मैंने ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अनावश्यक मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। मैं तो आपके साथ सम्मान से पेश आ रहा हूं। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी तो हमको वैसे ही पहले भी कई बार कह चुकी है तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम पर आप आईएसआई के मुझे एजेंट बताओ हो। कि वो तो उत्तर हमको प्रदेश पहले से में कहते हैं 17% मुस्लिम है, आप सिर्फ उनकी राजनीति कर रहे हैं, उनके दम पर आप चुनाव लड़ने आए हैं। वो कभी आपके साथ रहे नहीं हैं, आपका कोई उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इतिहास नहीं है। तो इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो उसके पीछे ये तथ्य भी सामने आते हैं। देखिए 17% नहीं है, 20% है और 20% तादाद सरकार बनाने के लिए बहुत है और 20% अब तलक के दूसरों की सरकार बनाता आया है और मुसलमान अब तलक के दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहा था। और इस बार हमारी लोगों ने क्या ठाना है आपकी कि अबकी ओम से प्रकाश हम राजभर जो से बात सरकार हुई है? बनाएंगे, 100 सीटें आपने कैसे ले ली? आपने कैसे तय कर लिया कि आप 100 सीटों पे लड़ोगे? नहीं सर, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 100 सीटें उनको। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि अगर कल को तैयारी कर रहे हमारे हैं, कहा पास 100 बेहतर सीट लड़ने कैंडिडेट की हुए, बात कर रहे हैं। सुनिए अच्छे कैंडिडेट हुए और जरूरत हुई तो हम 100 से ज्यादा सीटें भी लड़ सकते हैं। ये आप धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं, लग रहा है राजभर को। ये हम ऐलान कर रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं सर। नहीं। कि अगर हमारे पास बेहतर कैंडिडेट हुए और हमने जरूरत समझी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेहतर समझा, तो मैं जो ये आरोप बीजेपी का, बीजेपी की बी टीम होने का आप पे आरोप लगता है, उसके पीछे एक तर्क ये भी आया है, सवाल आया है कि आपको पता है ओम प्रकाश राजभर चोरी छुपे और कभी कभी खुले खुले बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और फिर आपके भी साथ खड़े हैं। तो ये ट्रायंगुलर कनेक्शन क्यों ना माना जाए कि आप सब लोग एक हैं? सर 2 सवाल आपसे खाली पूछना चाह रहा हूं। जब चुनाव आता है तो सारी पार्टियां, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो ये कहती है मुसलमानों होशियार रहना, मुसलमानों एकजुट रहना, मुसलमान भटकना नहीं। आज तक कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा ब्राह्मणों होशियार रहना, ठाकुरों होशियार रहना? आज कहा मायावती ने, आज कहा मायावती ने, आज मायावती ने कहा ब्राह्मणों तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगी, रक्षा भी करूंगी, सर बोलने तो दी, सम्मान भी दूंगी। सर नहीं सम्मान देंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ब्राह्मणों एकजुट रहना, ब्राह्मणों होशियार रहना। सारा का सारा ठेका मुसलमानों पर क्यों है? और दूसरी बात, अगर हम 100 सीट का ऐलान कर दें तो हम बीजेपी एजेंट, आम आदमी पार्टी ने 403 विधानसभा का ऐलान कर दिया, वो लड़े तो बीजेपी के एजेंट नहीं, कांग्रेस लड़ जाए अलग अलग तो बीजेपी एजेंट नहीं, बहुजन अलग अलग लड़ जाए तो बीजेपी एजेंट नहीं,
बाकी और पार्टियां लड़ जाए तो बीजेपी एजेंट नहीं, ममता बनर्जी बंगाल से आके उत्तर प्रदेश लड़ जाए तो बीजेपी एजेंट नहीं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से जाकर इस बिहार में राउंड लड़ का जाए आपसे तो एक बीजेपी अंतिम एजेंट सवाल है नहीं। मेरा, और बहुत ही गंभीर प्रश्न है। ये फार्मूला बता दीजिए मुझे, आप एक सर, सिंसियर ये और फार्मूला जानना सीनियर चाहता हूं स्पोक्सपर्सन है कि बाकी लोग बीजेपी के एजेंट नहीं है लड़ने पर, चुनाव लड़ने पर खाली हम बीजेपी के एजेंट क्यों हैं? असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने आए हैं या फिर समाजवादी पार्टी को? सर, हम किसी को हराने नहीं आए हैं, हम एमआईएम को जिताने आए हैं और अपना मुख्यमंत्री बनाने आए हैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। किसको? बीजेपी को। कौन जिताने हैं? ये ओवैसी साहब, ये तुष्टीकरण करने आए हैं, ध्रुवीकरण करने आए हैं। इनको ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। अगर मुसलमानों के ठेकेदार होते तो ये बहुत टाइम से पार्टी राजनीति में है, ये बहुत आगे बढ़ गई होती। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, पूरा 21%, 20%, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये जो है ढोल बजाने का काम करते हैं। 100 सीटों पर हम लड़ेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे। ये ढोल किसके लिए? ये ढोल बजा रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लिए, और किसके लिए बजाएंगे? ओके, एक सेकंड रुक जाइए, बीरेन जी आ गए। इस प्रदेश का मुसलमान सर एक बात के जवाब दे दो। इस प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है, ये हैदराबाद नहीं है। एक सेकंड में वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको अवसर दें धर्मवीर जी, जो अवसर दें धर्मवीर जी। हाँ बोलिए भाई असीम भाई। सर, मैंने टेलीविजन पे देखा, बोल कौन रहा है तो मुझे नीचे दिखा प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी जी। हाँ, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। सर, 4 बार सरकार बनाई मायावती जी ने, जिसमें से 3 बार बीजेपी के साथ बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार समर्थन दिया इन्होंने सरकार को, और एक वोट से हमने सरकार गिरा भी दी थी। क्या बेशर्मी से ऐलान कर रहे हैं कि आप शब्दों का चयन ठीक करें, आप शब्दों का चयन ठीक करें। पब्लिक हंसेगी, ऐसे नहीं कहें, हंसेगी। हम बिल्कुल कमर कसे हुए हैं, और आप जैसे हंस रही है वाले नहीं, ये लोगों का शब्दों का इस्तेमाल सही करें, पर्दाफाश कर देगी। असीम भाई शब्दों का चयन ठीक करें। सर, आप पे पब्लिक हंस रही है। जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं, रजिस्टर्ड एजेंट आप हैं, दस्तखत करने वाले एजेंट जो बीजेपी के हैं, वो हमको कह रहे हैं। इसीलिए आपको जनता सीरियस नहीं लगी। ओके, ये प्रदेश की जनता जानती है आपके बारे में। जी को लाया जाए डिबेट में। भाई बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में अजब सा घमासान चल रहा है, कहीं ब्राह्मण कहीं मुसलमान। अब ना तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना सड़कों की बात, ना अस्पतालों की बात। हम लोग 4 साल से यही बात कहते आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि जनता को ये राजनीतिक दल अपनी पिच की तरफ खींचते ले जा रहे हैं। अभी इस बात का बहुत झगड़ा हो रहा था कि भाई बीजेपी का एजेंट और वो जो है ममता लड़े, अखिलेश लड़े, फलाने, खाली हम ही को क्यों उलाहना दिया जाता है? ये क्या इसका फार्मूला है, क्या क्राइटेरिया है? तो मैं वकार साहब को आज बताऊंगा कि जैसे बीजेपी का विरोध करने वाला राष्ट्र विरोधी होता है, वैसे विपक्ष का वोट काटने वाला बीजेपी का एजेंट है, उसको लोगों ने मान रखा है। अब जो विपक्ष का वोट काटेगा उसको बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसलिए ये लोग इस तरह की चीज़ें, शोर मच रहा है कि साहब ओवैसी की पार्टी सपा का वोट काटने आई है और इसलिए बीजेपी को उसका सीधा फायदा मिल रहा है और वो जीत जाएगी, इसलिए ये बवाल मचा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश की पार्टियों के लिए जैसे अंगूर बट रहा हो, चारों ओर से लोग चले आ रहे हैं कि लूट लो, यहाँ पता नहीं क्या रखा है। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई कहीं से आ जाएगा। भाई ये इतना उर्वरा भूमि नहीं है, यहाँ पर तो गरीबों का प्रदेश है। छोटी छोटी पार्टियां हैं समर्थन मूल्य से चलने वाली, कोई दिख जाता है किसी का दिखता नहीं। किसी के यहाँ एक देवता है, किसी के यहाँ 500, सबका पैर छूते छूते चढ़ावा देते देते आफत आ जाती है। चुनाव में ये सब जो जातिवाद की बातें हो रही हैं, ये देखिए हमेशा ये हावी रहा। ये विकास सुकास तो कभी कोई मायने रखता नहीं है। बात सिर्फ इतनी है किस जात का कितना वोट किस पार्टी के पास है। मायावती ने 2007 में जब दलित, ब्राह्मण
और तमाम सारे ओबीसी दलों का वोट हासिल किया, तब वो सत्ता में आई। वो फिर वही फार्मूला चाहती हैं। लेकिन मायावती को वो कहती हैं हम मूर्ति की अब पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम स्मारक पे अब पैसा बर्बाद नहीं करें, खर्च नहीं करेंगे, जो करना था कर दिया, वो ऐलान कर रही हैं। लेकिन यही तमाम विपक्षी दल बीजेपी मायावती को दौलत की बेटी कहती है कि ये तो नोटों की माला पहनती थी, तमाम सारे आरोप लगाते हैं। तो वो बातें भी लोग अभी भूले नहीं हैं। लेकिन मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया, सबसे ज्यादा टिकट दिया। 62 विधायक उनके सरकार में ब्राह्मण थे। सतीश चंद्र मिश्रा भी आज उनके नेतृत्व, उन्हीं के कहने पर सम्मेलन कर रहे हैं और काफी संख्या में उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा भी है। तो ये तो बीजेपी की चिंता है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इससे बेफिक्र हैं कि ब्राह्मण को चाहे बीजेपी जोड़े और चाहे मायावती जोड़े, ब्राह्मण उनके पास नाम मात्र के नेता है, वो वोट देंगे या दिला पाएंगे तो दिला दें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं। लेकिन शोर मचा हुआ है चारों ओर। जबकि देखिए, जितना आपने देखा होगा कि आजकल निषाद को रोज दिल्ली बुलाती है बीजेपी। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये क्या इतने है कि बड़े बड़े नेता बैठते हैं उनके साथ। हाँ, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। हाँ, और यहाँ लखनऊ में संजय निषाद मारे मारे घूमते, हाँ, कोई पूछता नहीं। अच्छा, ये गजब मतलब कॉम्बिनेशन है। और रिजल्ट जीरो है। आज तक निषाद के मामले में कोई रिजल्ट आया ही नहीं। और पूरे देश के इतने शीर्ष नेता उनको इतना महत्व देते हैं। बड़ा विरोधाभासी स्थिति है, कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। पता नहीं क्या ऊपर से पानी गिरता है, नीचे जमीन पे आ नहीं पाता, बीच में कोई रुक जा रहा है। अच्छा, एक चीज और है ब्रजेश जी, जात की बात तो बहुत होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों में जात के नाम पर जो नेता होते हैं, वहाँ तोता पालने का प्रचलन ज़्यादा है कि भाई जितना कहें उतने बोलो। जो जात के नाम पर नेता बने हैं उनकी हैसियत क्या है? अरे नेता तो देखिए वो होता है जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, जिसको जनता सुने और देखे। आज सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है और ब्राह्मण की बात हो रही है, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ब्राह्मण, किसान, कोरोना, डेंगू, ओबीसी, महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल की फीस और अखिलेश यादव और संजय सिंह। ये सब इनकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में सब कोई जानता है कि बीजेपी से अगर कोई जीतेगा, लड़ेगा, तो अखिलेश यादव ही लड़ सकते हैं, वही सरकार बना सकते हैं। बाकी संजय सिंह मुकदमा तो ठुकवा ले रहे हैं, यूथ को भी वो खूब काट रहे हैं, लेकिन सरकार अभी आम आदमी पार्टी बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जितना अटैक, भ्रष्टाचार की जितना पोल खोल संजय सिंह ने करी है, वो युवाओं में बड़ा चर्चा है। बीजेपी इस बार कई तरफ से घाटे में है। एक तो पंचायत चुनाव वो बुरी तरह हारी है, किसान उनसे अलग हैं, युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से नाराज है। तो यूपी में मोदी और अमित शाह की जोड़ी कोई चमत्कार करे तो चाहे बीजेपी सत्ता में लौट पाए, अन्यथा उसके सामने बहुत कठिन है डगर पनघट की। पर इस सर्वे वगैरह तो बता रहे हैं कि कुछ और ही कहानी है। देखिए, सर्वे तो खेला होबो वाले भी बता रहे थे जी कि खेला होबो, और आज ओवैसी साहब आ गए, वो कह रहे हैं हम 100 सीट पे हैं, आओ। तो खेला होबो कि खेला बिगड़बो, कि खेला हो न पाए कि खदेड़ा होबो, क्या क्या होगा पता नहीं। सारे रंग आप देखिएगा, कंक्लूड करें, है ना। तमाम सारी चीजें आपको जी यूपी के चुनाव में देखने को मिलेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनाव सीधा सीधा फाइट होगा। जिसकी भी सरकार बनेगी बहुमत की बनेगी। जनता ने मन बना रखा है, लोग भले उसको चाहे जिस रूप में देखें। हम जब वोट डालने जाते हैं, जो भी लोग, उनको ये ध्यान रखना होगा
कि जाति देखकर खाली जीजा चुना जाता है, नेता नहीं चुना जाता। तो वोट ऐसे आदमी को दो जो देश का कल्याण करें, और जीजा चुनने के लिए अपनी जात में बहुत मौके मिलेंगे। अब मैं क्या तो बोलूँ आपको। बहरहाल ब्रजेश जी, आज उदय प्रताप सिंह बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, मैं उनकी 4 पंक्तियां लिखूंगा, कहूंगा। और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष में दल हैं जो ताकत लगा रहे सत्ता में आने के लिए, उनको समर्पित है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए खवैया कहीं ये न समझें कि नदी का पानी उतर गया है। तो ये फिर आएगा जी। आप इसको, विपक्ष को हल्के में ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। मैं अमित पुरी जी को आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम। अमित पुरी जी, आप मुझे बताइए कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, कुछ सर्वे आए हैं, वो सर्वे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी पार्टी दोबारा सत्ता में आ सकती है, बल्कि आ रही है, आपने भी ये बात का जिक्र किया। फिर क्या कारण है कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर इतना विचलित है कि वो संजय निषाद जैसे नेता को लगातार दिल्ली इनवाइट करता है, लेकिन आपकी बात उनसे नहीं बन पा रही है? लखनऊ में उनको कोई टाइम नहीं देता और दिल्ली दरबार उनके लिए दरवाज़ा खोल कर बैठा है। ठीक, मैं समझता हूँ कि सवाल पूरा हो गया, मैं उत्तर देता हूँ। भारतवर्ष के अंदर संवित की सरकारों के दौर से, जब डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने मिलकर के गैर कांग्रेसवाद पे देश की राजनीति को एक दिशा दी, आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तब से, मैंने नवांतुक नहीं हूं ना, तब से देश में गठबंधन की राजनीति को प्रमाणिकता देने का काम हमने किया। अरे सिंपल सा सवाल किया था और उस पे आपने इतना इतिहास। अरे भाई 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 भाई, अब इतना निवेदन है कि सुन लीजिए। गठबंधन की राजनीति हम खुले खजाने करते हैं। जो फोटो आपके सामने जारी हुआ, उसमें संजय निषाद जी सामने बैठे हुए थे। सुनिए, एक मिनट इतिहास, एक मिनट, डोंट जरा इतिहास याद दिलाना। अरे पहले बताओ, किसान बिल लागू किया कि नहीं किया? सहयोगी कहां भाग गए? किसान बिल लागू किया कि नहीं किया? इनको रोक दीजिए, इनको रोक दीजिए, तब चालू किया। एक सेकंड सब लोग रुकिए, अपनी अपनी बारी बोलिए, अपनी अपनी बारी, अपनी अपनी बारी बोलिए। अमित पुरी की बारी, इनको कह लेने दीजिए, फिर टूट पड़ना इनके ऊपर। जितना आरोप लगाना हो लगाए। हाँ, और हमने गठबंधन की राजनीति में बहुमत आने के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहयोगियों को राजनीति में, दीपक अगर इस तरह डिबेट करोगे, मैं बता दूं कि दाम दाम नंगे हो जाओगे। जाति की राजनीति करने वाले, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, जाति की राजनीति कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। नहीं, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करिए। सिंधु बॉर्डर पे और बिल लागू कर दिए। आज तक तुम्हें सही जवाब बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये खाए नहीं बगराने वाली पार्टी है, सबसे पहले जिसको राजनीति में केवल इन्होंने आत्मा तोड़ के माफी मांगने वाली पार्टी को अरुण जेटली पे आरोप लगाए, उसके बाद माफी मांग करके आए। एन नंबर ऑफ नेताओं पे आरोप लगाए और केजरीवाल ने कहा मानहानि के मुकदमे में इसको माफ कर दो। ये माफी मांगने वाले लोग केवल न्यूज आइटम बनाने के लिए चर्चा करते हैं। इनकी राजनीति। थैंक यू, शुक्रिया। आईपी सिंह जी को लाया जाए। थैंक यू, शुक्रिया आईपी सिंह जी। एक मिनट ब्रिजेश जी। हाँ, एक दीपक, एक सेकंड शांत हो जाओ आप। ब्रिजेश जी, केवल अमित पुरी बोलेंगे, अपनी बात रख लीजिए, बात रखिए। मुश्किल से 10 सेकंड लूंगा। हाँ प्लीज, अनइंटरप्ट। दीपक जी प्लीज। और सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी बारी में बोलिए। अभी मैं कांग्रेस को सुन रहा था, मेरे सवाल का जवाब न देके आप कांग्रेस छोड़िए। बड़ी संवेदनशीलता की राजनीति कर रहे थे। संजय निषाद का मामला सेटल क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने मुकदमे आपने वापस ले लिए। कोई दिक्कत नहीं और गरीब निषाद समाज के नेता के खिलाफ आज तक मुकदमे वापस नहीं। गांधी गरीब नेता के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं। कोरोना कालखंड में प्रवासी भारतीयों पर टेलीफिल्म बना रहे थे। ओके, जाति की सर्वे करने वाले लोग और किसान बिल लागू करने वाले लोग यहाँ गाल बजा रहे हैं। बिल्कुल दूंगा, आप जवाब दे। थैंक यू, ऑल राइट। आईपी सिंह जी, जब देश के लोग ऑक्सीजन और बेड नहीं पा रहे थे, टाइम दूंगा उस समय आप तो नमस्ते आपको दूंगा टाइम, आप इलेक्शन में लगे हुए थे। आईपी सिंह जी, आप मुझे बताएं, संजय निषाद कभी ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, कभी वो दिल्ली में मुझे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे मिलते हैं, और मैं देखता हूँ कि लखनऊ में उनको कोई मंत्री तक घास नहीं डालता है। बेचारे गरीब नेता पर मुकदमे दर्ज हैं, संजय निषाद पर कोई वापस तक नहीं ले रहा है। अपने मुकदमे तो वापस ले लिए इन लोगों ने। देखिए, पूर्व सांसद फूलन देवी की स्टैचू लगाने के लिए उनका समाज दर दर भटक रहा है,
और आपको अच्छी तरह जानकारी है कि संजय निषाद जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी लेकर आए और राजनीति में उनको इस्टेब्लिश किया और उपचुनाव जीतकर सांसद बने। और उसके बाद आज जिस तरह से बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, जो पार्टी अभी कुछ कर नहीं पाई है, वो 70 सीटें और 70 सीटें उप मुख्यमंत्री की बात कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मतलब समस्याओं में बीजेपी घिर चुकी है। लेकिन ब्रजेश जी, सबसे अहम बात है कि जो सर्वे की बात आप कर रहे हैं, तो उसका 1-2 मिनट का मुझे जरूर समय दे दीजिएगा। मैं आपको बात 30 सेकंड है, 2 मिनट नहीं है प्लीज। कि जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में रहती है, वो अगली सरकार वो सर्वे बता देता है। 2016 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा एबीपी न्यूज ने किया था और हरियाणा में उसने कहा कि 90 में से 86 सीटें बीजेपी को मिलेगी, आधी सीटें नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा 156 से 168 सीटें बीजेपी को मिली। आपने देखा कि बीजेपी किस हाल में रही। तो ये कहीं ना कहीं ओके, धर्मवीर चौधरी जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैनेज किए जाते हैं। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जनता की सबसे प्रिय पार्टी है। ओके धर्मवीर जी, ये जो सर्वे आए हैं इनको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? दूसरा, संजय निषाद जैसे गरीब समाज के नेता के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं हो रहे, बेचारे दर दर भटक रहे हैं, मुझे तो बड़ी सिंपैथी है उनके साथ। देखिए ब्रजेश जी, ये जो सर्वे आए हैं मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। ये आरएसएस और बीजेपी के मुख्यालय में बैठ करके बिकाऊ मीडिया ने सर्वे बनाए हैं, मैं इसे एक सिरे से खारिज करता हूँ। दूसरी बात निषाद साहब की, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। ये ओबीसी के वोटों को लेकर के जो केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में काम चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? मुख्यमंत्री कौन बना? तो ये तो जो है ठगने का काम करते हैं। अरे भाई पुरी जी, आज ब्राह्मणों के सम्मेलन में पुरी जी, धर्मवीर जी को भी तेज बोलना आता है, सिर्फ आपको अकेले तेज बोलना नहीं आता। धर्मवीर भी तेज बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी पोल खुल चुकी है, आपकी पोल खुल चुकी है इस देश के प्रदेश के अंदर, आपके तंबू उखड़ चुके हैं। ये किसान छोड़ेंगे नहीं, ये कमेरे छोड़ेंगे नहीं, ये मजदूर छोड़ेंगे नहीं, ये दलित समाज के लोग छोड़ेंगे नहीं। अरे जाट उनके साथ है, आपको पता है? जाट समाज के एक राजा आपको बता रहा हूँ, जाट समाज के एक राजा की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम चल रहा है, आपको पता भी है? कुछ झांसे में लेने की बातें हैं। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम को लेकर के झांसे में लाने की बात है। 2 शब्द बोल देते। बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? अपने घर पर बुला करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं जाटों के आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा। 70 साल में ये मोदी जी की सरकार है जो जाट जो प्रदेश में जाटों को आरक्षण, ये आरक्षण खत्म करने वाले जाटों का। जाट समाज किसके साथ है धर्मवीर जी? ये जाट समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुतायत में आ गया है ब्रजेश जी। ये जाति की राजनीति करने वाले लोगों से। ओके, अंशु अवस्थी को लाया जाए। थैंक यू, आप दोनों शांत होइए। अंशु अवस्थी को स्क्रीन पे लाया जाए। अंशु अवस्थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड प्लीज। आईपी सिंह जी बीच में ना बोले प्लीज। नो थैंक यू, सिर्फ अंशु अवस्थी, ओनली अंशु अवस्थी। उत्तर प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं। अब सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित हो चुकी है। क्यों? आपने वोट लिया दूसरे के नाम पर, काम मेरा नाम तेरा, आपने मुख्यमंत्री दूसरे को बनाया। उनको कोई अनुभव नहीं था, उसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड नहीं। उत्तर प्रदेश में जो हालात हो गए हैं अपराध के, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। नो पुरी जी प्लीज, बेरोजगारी का आलम ये आवाज बंद करो, सिर्फ अंशु आज इसी वजह से आज बेरोजगारी, अपराध, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार की बुरी हालत है। आज बीजेपी समझ नहीं पा रही वो क्या करे। अच्छा, भ्रष्टाचार है कभी वो, अरे परी तो कह रहे हैं बहुत ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संजय सिंह लगाई का आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो लॉन्ड्री लगाई थी वो लॉन्ड्री खराब हो गई। मंदिर की जमीन कोई दिन नहीं गया जब कोई भ्रष्टाचारी। थैंक यू, थैंक यू ना प्लीज, आई एम सॉरी, आज वक्त का अभाव है, प्लीज कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट। कभी वो दीपक वाजपेयी ये कह रहे हैं कि आप लोग झूठे आरोप लगाकर संजय सिंह सरकार को बदनाम करते हैं। दीपक वाजपेयी बोलेंगे, गो अहेड।
हाँ जी, और शमशान की जब छत गिरी थी, आपको याद है कितने लोगों की मौत हुई थी? 25। उसकी दलाली खाने वाली पार्टी आज ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेगी। घोटाले वाले कोरोना में आपने देखा हर जिले के अंदर 12,000 की चीज जो है 2,500 पे आरोप लगाया एक और बाद में मानहानि के लोग दीपक बाजपेयी तड़प रहे थे, वेंटिलेटर का इन्होंने सिर्फ दीपक बाजपेयी वेंटिलेटर महंगे दामों पर खरीद के पीठ में छुरा भोका लोगों के। कोरोना में भ्रष्टाचार, शमशान में भ्रष्टाचार, नौकरी में भ्रष्टाचार, जल शक्ति मंत्री का भ्रष्टाचार, एक के बाद एक सबूत के साथ कागज के सामने लोगों को रखा है। कौन दलाली खाया है? कौन दलाली खाया? कोई सबूत है? अच्छे अस्पताल मिल जाए, दलाली का सबूत हो तो दो। कौन दलाली खाया? नाम लो। नहीं, ऐसे नहीं माना जाएगा। दलाली का सबूत दो। भयानक भ्रष्टाचार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली का सबूत दो। सबूत पकड़ रहे थे। जल शक्ति मंत्री का एक ओके, सब लोग शांत होइए। अरुण राजभर को लाइए। नहीं, देखिए, अगर कोई किसी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मेरे दोस्तों रुक जाओ। नहीं, सब लोग रुकिए, शांत रखिए, सबको शांत कीजिए, सबको शांत 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 कूल डाउन, आवाज बंद सबकी। देखो, अगर कोई किसी के ऊपर दलाली का आरोप लगा रहा है तो कौन दलाली किया है, कहां से दलाली खाई गई है, दलाली कहां गई है, उसका सबूत होना चाहिए कि दलाल कौन है। अब आवाज खोल दो। 60 रुपया अंग्रेजों से किसको मिलता था? अमित पुरी भाई बताइए। अरे छोड़िए, कहां देश के लोग भूल गए। लगाने के बाद अरे ये अरुण राजभर घोटाला भूल जाते हो। अपनी सबकी आवाज बंद करिए। अरुण राजभर को स्क्रीन पे लाया जाए। मैं डिबेट नहीं खराब करने दूंगा। अरुण राजभर को स्क्रीन पे लाया जाए। अरुण राजभर ओवैसी के साथ अलायंस में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि आज उनके एटीट्यूड से लगा है कि वो आपको छोड़ भी सकते हैं। देखिए, अभी तक तो हम अपने अलायंस के साथ सभी 10 दल खड़े हैं और 10 दल अपने अपने क्षेत्र में सम्मेलन कर रहे हैं। कहीं नहीं खड़े हैं। बाबू सिंह कुशवाहा कतई आपके साथ हम भी आज महिला सम्मेलन चला रहे हैं। कहीं बाबू सिंह कुशवाहा सहमत नहीं है असदुद्दीन ओवैसी से? आप कैसी बात कर रहे हैं? कह सकते हैं ना कि उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि कोई बात नहीं हुई। अभी 2 महीने पहले आप भी कहे थे कि ओवैसी जी हमसे अलग हो गए। 100 सीट की कोई बात नहीं हुई। आप भी अपने चैनल पर वकार साहब का वीडियो चलाए थे कि अभी सुनिए, अभी आपने ही कहा था कि वकार साहब से वीडियो बनवा करके कि ओवैसी हमारे गठबंधन मैं क्यों वीडियो बनवाऊंगा? कैसी बातें आप करते हो? पहले जब ओवैसी साहब से आप और असीम वकार लाइव आमने सामने एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। आप दिखाया कि हमारा गठबंधन टूट गया। आप और असीम वकार आपस में एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। मैं थोड़ी कह रहा था, लेकिन मैंने तो प्लेटफॉर्म दिया। आप एक दूसरे के साथ हो दिए, मेरी गलती थोड़ी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहनों भाइयों, मैं लौट कर वापस आता हूँ जहाँ से मैंने ये डिबेट प्रारंभ की। सवाल आज मेरा नहीं है, सवाल 24 करोड़ जनता का है, आपका है, आपके बच्चों का है और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी का। तय आपको करना है। इनकी राह पर चलना है जो ये चलाना चाहते हैं, या उस राह पर जहाँ आपका जीवन होना चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार। I hate kitchens. I love kitchens. पेश है फेबर एरो स्टेशन, दुनिया